रोखन आर्क और सैवेजेस के बीच फाइट करवाकर उनका ब्लड निकालकर स्टेरियन को दे देता है। सर स्टेरियन उस ब्लड से एंटीडोर बनाते हैं और उसे सर मैट्रियन को देने के लिए रोखन से कहते हैं। रोखन उस एंटीडोर को लेकर सर मैट्रियन को देने के लिए चल देता है। रोखन को चलते चलते ट्रिंसिक सिटी दिख जाती है और वो ट्रिंसिक सिटी तक पहुंचने ही वाला था उससे पहले। रोखन कहता है मैं यहाँ पर लगभग पहुंच तो गया हूँ, पर मैं अपनी सतर्कता नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं गलती से भी मर गया तो मुझे शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। तभी रोखन को अचानक से पीछे की तरफ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। रोखन पीछे मुड़कर देखता है और वो समझ जाता है कि ये कोई मॉन्स्टर या किसी एनिमल की हरकत नहीं है। रोखन ये सब सोच रहा था, तभी उसके पीछे से कुछ बंदे अपेयर होते हैं। वो लोग अपेयर होने के बाद रोखन को देखकर कहते हैं लगता है इस बार काफी बड़ी मछली है। इसके साथ लगता है इसके पास काफी सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स भी हैं। रोखन इन बंदों को काफी ध्यान से देखता है और वो समझ जाता है कि ये पीकर्स हैं। इनकी लाल आंखें ये संकेत देती है कि इन्होंने पहले किसी यूजर को मार दिया है और पीके बन गए हैं। गाइस तुम लोग कंफ्यूज मत होना, पीके मतलब प्लेयर किलर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि प्लेयर्स को मारते हैं और उनके आइटम्स भी लूट लेते हैं। ये लोग खाली उसी यूजर को मारते हैं जो कि इस विलेज में एंटर करने की कोशिश करता है। उन्हें मारकर ये लोग उसके आइटम्स को भी ले लेते हैं। ये लोग रोखन को देखते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे पास 1 मिनट हो तो मुझे लगता है तुम्हें हमसे बात करने की जरूरत है। रोखन इन्हें देखता है और काफी खतरनाक वाला स्माइल करता है और कहता है बात, इट साउंड्स गुड, चलो फिर बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी अनजान लोगों से बातें करना काफी पसंद है। ये कहकर रोखन वहाँ पर काफी बुरी तरीके से स्माइल कर रहा था। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। आखिर इस कमीने को यहाँ पर हुआ क्या है, ये इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है। मुझे लगता है ये काफी बुरी तरीके से डर गया, इसीलिए ये इस तरह से एक्ट कर रहा है। रोखन उन्हें देखता है और कहता है किड्स, अगर तुम लोग अपने सारे आइटम्स मुझे सौंप दो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इसकी ऐसी बात सुनकर वो पीकर्स लगातार सरप्राइज व सरप्राइज हुए जा रहे थे। रोखन कहता है इतना चौंको मत, क्योंकि इसमें इतना चौंकने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि तुम पीकर्स भी हमेशा यही करते हो। तो मुझे लगता है तुम पीकर्स के साथ ये मेरी काफी अच्छी डील है। और हाँ, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, तो अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर होशियारी गांठने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। रोखन की बातें सुनकर वो पीकर्स कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हम कोई बेवकूफ हैं? चलो अब अहंकारी बनना बंद करो, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे, जिससे तुम्हें खटोन सिटी से वापस यहाँ तक पैदल चल के आना होगा। रोखन इनकी बातें सुनता और काफी क्रीपी वाला स्माइल करता है और कहता है तुम नेगोशिएट करने में फेल रहे। खैर, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुम लोगों को यहाँ से शांति पूर्वक नहीं जाने देने वाला था। रोखन की ऐसी बातें सुनकर वो पीकर्स अपने अटैक पोजीशन को बनाने लगते हैं और कहते हैं इतना अहंकार, खटोन से यहाँ के स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनके ये कहने के बाद हम देखते हैं तीनों अपने डिफरेंट वेपन को लेकर अपने पोजीशन को बना लेते हैं, जिनमें एक के पास एक एक्स होता है और दूसरे के पास एक स्वॉर्ड होता है और तीसरे के पास एक आर्चर होता है। फिर उनमें से जो एक्स वाला बंदा होता है वो अपने एक्स को रोखन की तरफ काफी फास्टली थ्रो कर देता है, पर रोखन उसके अटैक को डॉज करता है। इसके अटैक को डॉज करने के साथ अपने वेपन को लेकर उसके तरफ अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है मूर्ख कमीने, मुझे लगता है सबसे पहले तुझे ही चुल मची है, तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा। पर रोखन उस पर अटैक कर पाता उससे पहले जो स्वॉर्ड वाला बंदा होता है उसके सामने आकर एक रिफ्लेक्ट शील्ड को लगा देता है। वो एक रिफ्लेक्ट शील्ड होने के कारण जब रोखन का अटैक उस रिफ्लेक्ट शील्ड से टकराती है तो वो पीछे की तरफ काफी तेजी से रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके शील्ड से रिफ्लेक्ट होने के बाद रोखन कहता है ये एक फिजिकल अटैक रिफ्लेक्शन स्किल है, इसका मतलब ये है कि ये एक गार्ड नाइट क्लास का प्लेयर है। ये सब रोखन सोच ही रहा था, तभी वो एक्स वाला बंदा हवा में काफी तेजी से जंप करता है और अपने एक्स से उस पर काफी तेजी एक स्ट्राइक अटैक करता है, पर रोखन उसके अटैक से बगल हट जाता है, जिससे उसका ये अटैक डॉज हो जाता है। ये सब देखकर रोखन समझ जाता है कि ये अपने अटैक्स काफी ज्यादा मिलजुल कर रहे हैं। तभी आर्चर वाला बंदा रोखन के ऊपर काफी तेज एरो रैन कर देता है। ये करने के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम चाहे जितने तेज हो पर तुम मेरे इस एरो रैन से नहीं बच सकते। और गाइज हाँ, होता भी कुछ ऐसा ही है। उस बंदे की कुछ एरो जाकर रोखन के बॉडी में लग जाती हैं। रोखन अपने कंधे के पास लगे उस एरो को निकालता है, जिसके बाद वो शील्ड वाला बंदा कहता है मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम हमारी तुलना में कहाँ खड़े हो? तो अगर तुमने अब अपना मूड बदल लिया तो अपने इक्विपमेंट्स को हमारे हवाले कर दो, तो हो सकता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। रोखन उनकी बातें सुनता है और स्माइल करता है और कहता है ये सब आपस में मिलकर पार्टी प्ले कर रहे हैं। गाइस पार्टी प्ले का मतलब ये सब आपस में मिलकर हमला कर रहे हैं। अगर रोखन इनसे दूरी बनाए रखता है तो एरो वाला बंदा इस पर हमला करेगा, पर अगर रोखन इनके करीब जाकर इन पर हमला करता है तो नाइट वाला बंदा इस पर हमला करेगा। इसके साथ ये लोग एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं, जिससे ये लोग एक दूसरे को काफी आसानी से कवर दे सकते हैं। तो फिर ठीक है, अगर तुम लोगों को आइटम्स ही चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरे पास काफी अच्छे अच्छे आइटम्स हैं। ये कहने के साथ रोखन अपने वेपन को टॉमहॉक कुल्हाड़ी में चेंज कर लेता है। रोखन अपने मन में सोचता है तो फिर ठीक है, अब मैं इन्हें अलग अलग करूंगा और इन्हें अलग अलग करने के बाद एक इन्हें काफी बुरी मौत मारूंगा। ये कहने के साथ रोखन अपने वेपन को उनके तरफ काफी फास्ट
फास्टली थ्रो कर देता है। इतनी फास्टली उस वेपन को अपनी तरफ आता देख ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, पर इनमें से जो शील्ड वाला बंदा होता है वो कहता है ठीक है मैं इसे ब्लॉक कर लूंगा। वो अपने शील्ड को कुल्हाड़ी के सामने तो ले आता है, पर उस कुल्हाड़ी में इतना ज्यादा फोर्स होता है जिससे वो शील्ड वाला बंदा काफी दूर जाके गिरता है। वो दूर जाके गिरने के बाद थोड़ा इंजर्ड तो हुआ था, पर कहता है मैं ठीक हूँ, तुम लोग जल्दी करो, इस कमीने को मार डालो। उसकी ये बात सुनकर उनमें से जो एक्स वाला बंदा होता है वो रोखन के साइड अटैक करने के लिए उसके तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखकर रोखन कहता है ओह तो तुम लोग सिर्फ इतनी सी बातों से परेशान हो गए। ये कहने के साथ रोखन अपने वेपन को आर्क वॉरियर बैटल एक्स में चेंज कर लेता है और वो अपने वेपन को चेंज करने के बाद कहता है चलो फिर देखते हैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल वास्तव में कितनी ज्यादा अच्छी है। और गाइस अब तुम्हें लग रहा होगा कि रोखन इसके बाद इसके सर को बिल्कुल ही अलग कर देगा। रोखन इसके सर को तो अलग करता ही, पर उससे पहले रोखन इसके साथ काफी मजेदार चीज करता है। रोखन अपने वेपन के बॉटम साइड को काफी तेज उसके नाभि में घुसा देता है। और गाइस अब तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि उस बंदे को कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। एमसी कहता है मुझे उम्मीद था तुम इसे रोक लोगे, पर तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा बदतर निकले। अब नाभि में घुसने के बाद उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, पर वो चिल्ला पाता इससे पहले रोखन उसके मुंह को ही पकड़ लेता है। और उसका मुंह पकड़ने के बाद रोखन अपने वेपन को अपने हाथ में पीछे के साइड उठा लेता है और कहता है अलविदा। ये कहने के बाद रोखन वही करता है जो हमें एक्सपेक्टेड था, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो रोखन उसे मार डालता है। और उसके जस्ट मरने के बाद एरो वाला बंदा रोखन पर एक एरो अटैक करता है, पर रोखन उसके एरो को काफी आसानी से पकड़ लेता है। और गाइस मैं सच बताऊं तो ये सीन देख के मुझे बिल्कुल सोलो लेवलिंग की फील आ रही थी, क्योंकि जिन्हों सन ने फाइट के दौरान बिल्कुल ऐसे ही एरो को पकड़ा था। रोखन उसके एरो को पकड़ लेता और कहता है अरे नहीं तुमने अब देर कर दी, तुम्हें ये तब करना चाहिए था जब मैं तुम्हारे साथी को मार रहा था। खैर मुझे लगता है तुम्हारा साथी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मर गया। फिर वो एरो वाला बंदा रोखन के ऊपर मल्टी शॉट करने की कोशिश करता है, पर रोखन कहता है नहीं तुमने बहुत देर कर दी। ये कहकर रोखन अपने स्ट्राइक और डैश टेक्निक का एक साथ यूज करता है और रोखन अपने अटैकिंग पोजीशन को बना लेता है। ये देखकर वो एरो वाला बंदा कहता है अरे नहीं ये शूट करने के लिए पहले से ही काफी ज्यादा करीब था। ये वो बंदा सोच रहा था तब तक रोखन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो बंदा रोखन के अटैक के सामने से हट जाता है, जिससे उसका ये अटैक डॉज हो जाता है। रोखन के अटैक को डॉज करने के बाद वो बंदा अपने आर्चर को कॉम्बैट नाइफ में चेंज कर लेता है और शॉर्ट में आके रोखन के ऊपर काफी फास्टली अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर रोखन उसके हर अटैक से काफी आसानी से बच रहा था। रोखन कहता है ओह शॉर्ट फाइट में अपने वेपन को स्विच करना, इसका मतलब ये है कि तुम्हें फाइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है। ये कहने के बाद रोखन उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है इसके बावजूद क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारे जैसा तीरंदाज मुझ जैसे बंदे जो कि क्लोज कॉम्बैट करता है उससे जीत सकता है? और अगर तुम ये सचमुच सोचते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये कहकर रोखन उसके हाथ को काट देता है और रोखन उसके हाथ को काटने के बाद उसी से पूछता है लोड गेम में हाथ का कटना तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है अरे यार ये वीआर गेम के लिए कुछ ज्यादा ही वास्तविक है। इतने में वो शील्ड वाला बंदा पीछे से आ जाता है और वो रोखन के ऊपर काफी फास्टली शील्ड अटैक करता है और कहता है मर जाओ। ये कहकर रोखन के ऊपर वो अपने फुल पोटेंशियल से अटैक कर दिया था, पर गाइस इसके आगे जो होता है वो देखकर तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया और ये सीन लिटरली एपिक था। उसके फुल पोटेंशियल से अटैक करने के बावजूद रोखन अपने सिर्फ एक हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, और न केवल ब्लॉक करता है, हम देखते हैं उसके शील्ड पर काफी ज्यादा क्रैक्स आ गई थी क्योंकि रोखन ने जस्ट अपना हाथ आगे करा था। रोखन कहता है बेवकूफ क्या तुम इसे स्ट्रेंथ में कंप्लीट करना चाहते हो? मैं पिछली बार सिर्फ तुम्हारे रिफ्लेक्टिव स्किल के कारण पीछे ढकेल दिया गया था, तो तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे इससे मार सकते हो? ये देखकर वो शील्ड वाला बंदा इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके पसीने छूट जाते हैं और वो काफी तेज कांपने लगता है और कहता है ये बंदा ये कोई प्लेयर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। रोखन इसकी बातें सुनकर कहता है ऐसी बात नहीं है, सिर्फ तुम ही लोग कमजोर हो। ये कहकर रोखन भी उस पर अपने वेपन से काफी तेजी से अटैक कर देता है और उसका भी वही हाल करता है जो उसने उसके पिछले वाले साथी का किया था। हम देखते हैं उसे मारने के बाद रोखन के वेपन से उसका ब्लड टप टप करके नीचे गिर रहा था। रोखन जब उसे मार देता है तो एरो वाला जो बंदा वहाँ पर होता है वो वहाँ पीछे से उठकर काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है, पर रोखन उसे नोटिस कर लेता है। भला रोखन से वो बचकर कैसे भाग सकता था? रोखन कहता है तो फिर ये लास्ट बचा है, चलो फिर इसका भी काम तमाम कर ही देते हैं। ये कहने के बाद रोखन अपने पास से वहाँ पर काफी बड़े वाले पत्थर को उठाने लगता है। हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पर काफी तेजी से भाग रहा था और कहता है नहीं मैं ऐसी जगह पे नहीं मर सकता। और दौड़ते दौड़ते जब वो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है क्या ये मेरा पीछा नहीं कर रहा? आखिर ये मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा है? पर तभी रोखन उसकी तरफ चट्टान को काफी तेजी से उठा के थ्रो कर देता है। ये देखकर वो बंदा भी अब समझ जाता है कि मेरा काम अब यहाँ पर तमाम है, और वो काफी तेज चिल्लाकर कहता है कमीने मैं वापस जरूर आऊंगा और तुझे काफी बुरी मौत मारूंगा, और तभी उसका काम भी तमाम हो जाता है। रोखन अब जब इन सबको मार दिया था तब वो कहता है काफी ज्यादा समय हो गया था, मैंने ऐसी ताजगी महसूस नहीं की थी। किसी मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को मारने के मुकाबले किसी यूजर को मारना काफी ज्यादा मजेदार है। ये सब करने के बाद रोहन के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था, प्लेयर रोहन तुम जीत गए हो और उन्हें मारने के खिलाफ तुम पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तुम पर पेनल्टी तुम्हारे अपोनेंट्स के ट्राइड्स के हिसाब से लगाई जाएगी। इसके साथ तुम्हारा लेवल भी अप होता है। तुमने कई सारी आइटम्स को भी ऑब्टेन कर लिया है। रोहन कहता है, लगता है इस बार मेरा जैकपॉट लग गया है। हालांकि पीके को मारने पर तुम पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, पर उनके कैरेक्टर के हिसाब से तुम पर पेनल्टी लगाई जाएगी। रोहन की ये कहने के बाद उसे नोटिस हो जाता कि उसके बगल में एक बंदा पेड़ के पास छुपा है। रोहन उसे देखकर कहता है, यू लिटिल रैट। रोहन की ये बातें सुनकर वो बंदा अपने मुंह को और भी तेजी से पकड़ लेता है, जिससे उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज न निकले। रोहन कहता है, इससे पहले मैं तुम्हें पेड़ के साथ ही 2 टुकड़ों में काट डालूं, चलो अब बाहर आ जाओ और कोई छोटी मोटी चाल चलने की कोशिश मत करो। बट फिर भी वो बंदा बाहर नहीं निकलता है। रोहन फिर से कहता है, मैंने तुमसे कहा छिपने से कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगा। उस बंदे को भी अब रियलाइज हो जाता है कि मुझे सचमुच बाहर निकलना ही होगा, वरना ये बंदा मुझे मार डालेगा। वो बंदा बाहर निकलता और कहता, आप कौन हैं? रोहन कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम जान पाओगी कि मैं कौन हूँ। रोहन उसे देखता और कहता है, ये निश्चित रूप से पहले वाले दोस्तों के साथ था, पर इसकी आंखें लाल नहीं हैं, यानी इसने किसी यूजर को नहीं मारा है और ये सिर्फ एक सिग्नलर है जो कि सिग्नल देता है। रोहन को देखकर वो काफी ज्यादा डर रहा था, इसीलिए रोहन कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे कमजोरों को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर रोहन आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी वो पीछे से अपने डिटेक्ट स्किल का यूज करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इसका नाम रोहन है और ये सिर्फ 35 लेवल पर है। ये देखकर वो कहता है, नहीं, आप केवल 35 लेवल पर है। ये बंदा सचमुच ओवर पावर है, क्योंकि इसने 340 लेवल के यूजर्स को हरा दिया है। ये सचमुच कोई भी सेंस नहीं बनाता। इसका मतलब यह है कि ये बंदा जरूर किसी न किसी बग या हैक का इस्तेमाल कर रहा होगा। ये सब वो बंदा सोच ही रहा था, तभी रोहन उस पे काफी तेजी से पंच मारता है, जिससे वो पेड़ में जाके धंस जाता है। और रोहन कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुमने सुनने से इनकार कर दिया। जिसके बाद रोहन अपने अपोनेंट के आइटम्स को भी ऑब्टेन कर लेता है। ये करने के बाद रोहन कहता है, इस बंदे के आइटम्स और इसके साथ साथ इसके साथियों के भी आइटम्स डिसेंट हैं। ये सब सोचने के बाद रोहन अपने सर पे हाथ रखता है और वहाँ से ट्रिंसिक सिटी की तरफ चल देता है और कहता है, मैंने सोचा था मैं वहाँ पर पहुंचकर तुरंत रिवेंज या ऐसा कुछ करूंगा, पर मुझे लगता है अभी के लिए मुझे उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा निराशाजनक है। फिर यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्रिंसिक सिटी को देखते हैं। रोहन इस सिटी को देखकर कहता है, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर लेवल 40 के यूजर्स काफी ज्यादा नॉर्मल हैं। और अभी यहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये गेम कितना ज्यादा पॉपुलर है। इसके साथ ये ट्रिंसिक मेज गिल्ड ये काफी ज्यादा बड़ा है। रोहन दरवाजा खोलता है और अंदर एंटर करने के बाद कहता है, यहाँ पर मेजेस काफी ज्यादा मात्रा में हैं, पर ये पैलेस काफी ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण मेजेस यहाँ पर ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। खैर, ये उन ऑक्यूपेशंस में से एक है जिसमें आगे बढ़ना और अपने लेवल को अप करना साथ ही साथ कठिन होता जाता है। शायद यही कारण है कि सब लोग यहाँ पर प्रीटी डिसेंट लगते हैं। मैं यहाँ पर काफी सारे लोगों को देख सकता हूँ जिन्होंने पहले ही सेकंड कैरियर को चेंज कर लिया है। रोहन वहाँ पर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक काउंटर के पास चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद एक लड़की रोहन से कहती है, हेलो सर, आपका मैजिक मर्चेंडाइज शॉप पर आपका स्वागत है। आप मैजिक से रिलेटेड मुझसे यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं या आपको अगर कोई सामान चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। रोहन उससे कहता है, मुझे एक रीयून बुक दीजिए। वो लड़की कहती है, श्योर सर, कृपया मुझे 1 सेकंड दीजिए। रोहन फिर बताता है उस बुक के बारे में। रीयून बुक ये एक ऐसी आइटम है जिसका यूज स्पीकर्स के अपेयर होने के बाद किया जाता है। ये मैजिक बुक इसमें लिखे 5 प्लेसेस पर आपको जाने की अनुमति देती है, अगर आप कॉम्बैट में ना भी हो तब भी। ये एक बाउंड आइटम है, इसलिए आपको इसके ड्रॉपिंग होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ अगर आप एडिशनल मनी देते हैं तो आप 20 स्थानों पर भी प्रवेश कर सकते हैं। रोहन कहता है, पर मुझे एक मिलना चाहिए, एक रीयून बुक, 5 मार्क स्क्रॉल, इसके अलावा 20 टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल, तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर 5 गोल्ड होगा। प्रॉब्लम यह है कि ये काफी ज्यादा महंगा है। 5 गोल्ड एक ऐसी राशि है जिसे आसानी से ट्रिंसिक सिटी के भी एक्टिव लोग आसानी से नहीं खरीद पाते हैं। और रोहन उन कमीनों के बारे में सोचता है, कहता है आखिर उन कमीनों ने कितना चुराया होगा, क्योंकि उन सभी के पास एक एक था। रोहन उन पैसों को दे देता है और उन आइटम्स को ले लेता है। लड़की कहती है, थैंक यू सर, वापस जरूर आइएगा। उन आइटम्स को लेने के बाद रोहन डायरेक्ट सर मैटेरियन के पास आ जाता है। वहाँ पर आकर रोहन सारी बात बताता है, जिसे सर मैटेरियन कहते हैं, क्या सचमुच तुम्हें सर स्टेरियन ने भेजा है? रोहन कहता है, हाँ, यहाँ पर एंटीडोर के साथ साथ एक हैंड राइटन लेटर भी है। ये सब मैटेरियन देखते हैं और कहते हैं, निश्चित रूप से मुझे पहले से ही तैयारी करनी होगी, तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो? रोहन कहता है, वेल, मैं अभी बिजी नहीं हूँ तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सर मैटेरियन कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके साथ ये तुम्हारे लिए एक एज अ टेस्ट भी है। रोहन के सामने वो रिक्वेस्ट स्लाइड विंडो में ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा था,
एंडलेस रिसर्च। स्टेरियन के एंटीडोट देखने के बाद पर मेट्रियन इसके इफेक्ट को इनहेंस करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स को चाहते हैं। तो जो रिसर्च ऑर्गेनियंस है उसका नाम है ग्लोबिन विच डॉक्टर्स एलिजीर। कंप्लीटेशन रिक्वायरमेंट यही है, फॉरेस्ट से ग्लोबिन विच डॉक्टर एलिजार को मेट्रियन को ट्रांसफर करें। इसे पूरा करने के रिवॉर्ड में 4 सिल्वर और कुछ स्टेट पॉइंट्स दिए जाएंगे। रोकन उस रिक्वेस्ट को देखता है और कहता है ये शुरू हो गया। मेट्रियन को यूजर के बीच एक मेलिशियस एनपीसी के रूप में जाना जाता है और स्टार्टिंग हुई है फॉरेस्ट ग्लोबिन विच डॉक्टर्स के एलिजर से। मेट्रियन अपने सभी रेयर आइटम्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा और वो इसका यूज अपने प्रोजेक्ट के रिसर्च में भी करेगा। नॉर्मली कोई भी बंदा इसे अनएक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी सबको ये एक्सेप्ट करना ही होगा। इसे एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। रोकन कहता है पर ये मुझ पर लागू नहीं होता क्योंकि मैं अलग हूँ। रोकन अपने सामने स्लाइड विंडो को ओपन करता है और उसमें एक्शन आइटम को चेक करता है। रोकन ये इसलिए करता है क्योंकि रोकन कहता है मैं उन आइटम्स को स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ जिन्हें सर मेट्रियन बाद में मांगेगा। वैसे भी मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मैं जमा हुई चीजों से छुटकारा पालूंगा, इसीलिए मुझे आगे पीछे जाने और अपने काम को और ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। रोकन उन आइटम्स को खरीदने लगता है और कहता है अधिकांश वस्तुएं यहाँ पर काफी ज्यादा सस्ती हैं क्योंकि इन वस्तुओं को नॉर्मल आइटम्स माना जाता है। रोकन उन आइटम्स को खरीद लेता है और कहता है तो फिर चलो शुरू करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेट्रियन बैठ के कुछ रिसर्च कर रहे थे। तभी रोकन अपने सारे आइटम्स को ले जाकर उनके टेबल पर पटक देता है। फिर उन आइटम्स को मेट्रियन खोलकर देखते हैं और वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं मुझे इन आइटम्स की अभी जरूरत थी, आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला? रोकन कहता है कि आपको नहीं लगता मैं सर स्टेरियन का सहायक हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। मेट्रियन स्माइल करते और कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है मैंने तुम पर संदेह कर गलत किया, तो फिर ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। इसके बाद सर मेट्रियन रोकन को रिवॉर्ड दे देते हैं जिससे रोकन का भी लेवल अप हो जाता है। अब वो करंट लेवल पर 36 पर था। पर रिवॉर्ड देने के साथ साथ सर मेट्रियन अपने रिसर्च के लिए और भी आइटम्स का रिक्वेस्ट कर देता है और कहता है अब मैं ये सब तुम पर छोड़ रहा हूँ। मेट्रियन ने किन किन आइटम्स को रिक्वेस्ट किया था ये सब अब हम देखते हैं। इस क्वेस्ट का नाम था एंडलेस रिसर्च। रोकन को फॉरेस्ट लिजार्ड मैन का ब्लड और उसका हार्ट लाना होगा सर मेट्रियन के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। रिवॉर्ड के बदले में रोकन को 20 सिल्वर और कुछ स्टेट पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये सब देखकर रोकन कहता है सर मेट्रियन ये धीरे धीरे अपने असली रूप को दिखाना स्टार्ट कर रहा है। मुझे पता है आगे और भी क्वेस्ट आने वाले थे, पर ये पिछले वाले का वेट कर रहा था कि जब मैं उसे ये करके दूंगा तब वो मुझे आगे का क्वेस्ट देगा। इसके अलावा लिजार्ड मैन की आइटम्स वो बिक्री के लिए नहीं थी, तो मुझे ये जल्द से जल्द खत्म करना होगा जितना जल्दी ये पॉसिबल है। खैर ये बात तो अब समझ में आती है, जब मैं किसी से भी नहीं जीत सकता तो मुझे एक तरफ ये बात भी याद रखनी होगी। खैर ये बात तो सही है कि ट्रिंसिक सिटी में क्वेस्ट से बढ़कर काफी सारी चीजें हैं, तो फिर चलो आसान कामों से शुरू कर काफी सारे काम को करते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ एक स्टेचू के पास चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है नीचे अंक में कुछ क्लू लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था 1123 L200 और 130। रोकन उन क्लूज को देखता है और कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ में एक यूजर ने इन क्लूज को देखा और उसने कहा ये स्टेचू वाला हीरो जिस तरफ इशारा कर रहा है वही उसकी विरासत है। उस यूजर को अन्य लोगों ने नजरअंदाज किया था लेकिन अंततः उसे ये मिल ही गया और उस खबर को फैलने में काफी ज्यादा समय भी लग गया था। पर खैर इस क्लू के बारे में अब मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरे लिए कोई समस्या नहीं। स्टैचू जिस तरफ इशारा कर रहा है उसी दिशा में 1123 कदम और फिर बाईं ओर मुड़कर 200 कदम और फिर अंत में उसी दिशा में 130 कदम और चलना है। रोकन बिल्कुल उसी रोड मैप को फॉलो करता है और बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो बता रहा था। रोकन कहता है क्लू के अनुसार वो यहीं कहीं पर होना चाहिए। फिर रोकन अपने रेयर टाइटल के इफेक्ट यानी सीगर इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। वो एक्टिवेट करने के बाद रोकन को हिडन डिवाइस मिल जाती है जो कि एक ईंट के रूप में दीवार में छुपी थी। रोकन उस ईंट को पकड़कर अपने हाथों से निकाल लेता है जिससे वहाँ पर एक सीक्रेट डंजन ओपन हो जाती है। रोकन उसे देखता है और कहता है ऑल राइट चलो फिर अंदर चलते हैं। जिसके बाद रोकन उस तहखाने के अंदर एंटर कर जाता है और कहता है मैंने जैसा सुना था उससे ये तो थोड़ा अलग लग रहा है। मैं पता नहीं कितनी बार ऊपर और नीचे की तरफ गया हूँ, इसी कारण मेरी सेंसेस जो कि अब गड़बड़ा गई हैं। मैं वास्तव में यह नहीं बता सकता कि मैं कितना ऊपर या कितना नीचे हूँ या कितना दूर आ गया। शायद जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसने दूसरों को रोकने के लिए गलत जानकारी फैलाई होगी। फिर रोकन कुछ देर चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद उसे नोटिफिकेशन आता है कि हीरो टेस्ट लेवल 1 वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बाद इसके सामने से काफी बड़ा वाला पत्थर अपेयर होता है और वो अपेयर होने के बाद सीधे रोकन की तरफ आने लगता है। रोकन उस पत्थर को देखता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है आखिर ये है क्या। फिर वो पत्थर रोकन की तरफ आने लगता है। और रोकन अपने डिफेंस पोजीशन को भी बनाने लगता है और कहता है मैं इतने बड़े पत्थर से डॉज तो नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे कैसे भी करके इसे ब्लॉक करना होगा। वो पत्थर रोकन के पास आ जाता है और रोकन उस पत्थर को रोकने की कोशिश करता है। इसके साथ उसने अपने स्ट्राइक स्किल को भी एक्टिवेट कर दिया था जिससे उसकी स्ट्रेंथ डेक्सटेरिटी
110% से राइज हो गई थी। पर गाइस इसकी स्ट्रेंथ 110% से राइज होने के बाद रोखन को उसे ब्लॉक करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। रोखन कहता है मैंने तो इसे ब्लॉक कर लिया पर मेरी विटेलिटी काफी ज्यादा खत्म हो गई है और इसे रोके रखना तो सचमुच काफी ज्यादा टफ है। रोखन उसे होल्ड करने के साथ कहता है हीरोज टेस्ट, मुझे पता था कि ये होगा पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्टूपिड हो सकता है और मुझे इसे होल्ड करते हुए काफी ज्यादा समय हो गया है और पता नहीं मुझे ये कब तक करना होगा। फिर कुछ देर होल्ड करने के बाद वो पत्थर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और रोखन को नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था तुमने हीरोज टेस्ट के लेवल 1 जिसका नाम हीरोज टेस्ट द टेस्ट ऑफ विल पावर, इसको तुमने पास कर लिया है। और अब जब ये रोखन ने पास कर लिया था और ये खत्म हो गया था तो रोखन कहता है हाँ वैसे ये काफी आसान भी था। फिर उसके सामने उसका नेक्स्ट स्टेज आ जाता है जिसे देखकर रोखन कहता है ओ तो शायद ये मेरा नेक्स्ट स्टेज है, जिससे उसे नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि हीरोज टेस्ट लेवल 2 ये स्टार्ट होने जा रहा है। रोखन कहता है ये सब तो ठीक है पर इसे बताना तो चाहिए था कि आखिर ये किस टाइप का टेस्ट है। फिर रोखन कहता है तो फिर ठीक है। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में पत्थर उठा लेता है और सामने थ्रो करता है। फिर जैसे ही वो पत्थर लेवल 2 के अंदर जाती है उस पर काफी फास्टली अटैक होता है जिससे उस पत्थर के भी टुकड़े हो जाते हैं। तो गाइस तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। रोखन बताता है कि यूजर को अगर उसे सही जानकारी ना हो जो कि नए यूजर्स को नहीं होती है तो फिर यहाँ पर तुम्हारे माइंड को टेस्ट किया जाएगा। वो शायद चाहते थे कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें अगर उनके पास इस ट्रैप को हटाने या उसे पता लगाने का कोई साधन ना हो। रोखन कहता है पर मैं यहाँ पर बाकी यूजर्स की तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाने वाला क्योंकि मैं इसे एक ही सांस में पूरा कर लूंगा। फिर रोखन अपने बेर्सकर स्किल को यूज करता है और बेर्सकर के साथ वो अपने डैश स्किल को भी यूज करता है जिससे उसकी स्प्रिंटिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसे यूज करने के बाद रोखन अपनी फुल पोटेंशियल से काफी स्पीड उस ट्रैप के साइड काफी तेजी से आगे बढ़ता है। रोखन काफी स्पीड से उस ट्रैप में आगे तो बढ़ रहा था पर गाइस ये ट्रैप रोखन ने जितना सोचा था वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रोखन पर काफी सारे एरोज उस पर मल्टीपल टाइम अटैक कर रही थी। इसी बीच रोखन अपने वेपन को अपने हाथ में अपेयर कर लेता है और उन सारे एरोज को उससे डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो काफी फास्टली अपने वेपन से उन एरोज को तो डिफेंड करता है और लेवल 2 के ट्रैप को भी पास कर लेता है। उसे पास करने के बाद वो अपने बेस्कर स्किल को डीएक्टिवेट भी कर देता है। पर इसके बाद हम देखते हैं रोखन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। रोखन कहता है मुझे तो वहाँ पर लगा था मैं तो बिल्कुल मर ही जाऊंगा। रोखन को नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे पास इनफ विटेलिटी अब नहीं बची है, अगर तुमने 5 सेकंड के अंदर अपने विटेलिटी को 10% ऑब्टेन नहीं किया तो तुम मर जाओगे। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद रोखन खुद को फटाक से हील कर लेता है। वो वहाँ पर खुद को हील करता है और नेक्स्ट स्टेज की तरफ आगे बढ़ जाता है। उसे नोटिफिकेशन आता है कि लेवल 3 का टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। रोखन इसे देखकर कहता है ये लेवल 3 का टेस्ट है और इसे टेस्ट ऑफ टेम्पटेशन भी कहा जाता है। मैंने सुना है एक काफी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल मैजिक तुम्हें लुभाने की कोशिश करेगी और जो कुछ पता है उसके अकॉर्डिंग सुंदर लेडी तुम्हारा वेट करेगी। इसके साथ ग्रेट अमाउंट में ट्रेजर्स और आइटम्स भी होंगे। इसके साथ एक फुल ऑफ डेलिशियस टेबल भी अपेयर हो सकती है। तो फिर देखना यह है कि मैंने जो कुछ सुना है ये सब सच में होता है या नहीं। रोखन ये सब सोच ही रहा था तभी ऑटोमेटिक एक एपिक टाइटल के इफेक्ट जिसका नाम अनफ्लुएंसिंग रिजॉल्व था वो एक्टिवेट हो जाता है और वो इफेक्ट नेगेटिव साइकोलॉजिकल मैजिक का रेजिस्टेंस करता है यानी उसका प्रतिरोध करता है। तभी रोखन के सामने हम देखते हैं एक बांस से बनी ब्रिज ओपन हो जाती है। फिर रोखन उस ब्रिज पर चढ़कर दूसरी तरफ चला जाता है जिससे उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुमने लेवल 3 को भी पास कर लिया है। रोखन यहाँ पर आने के बाद कहता है ये सचमुच कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। फिर वहाँ पहुँचने के बाद रोखन अपने बेल ऑफ ट्रुथ को समन कर लेता है और कहता है क्या ये सही रास्ता है या नहीं। ये कहने के साथ वो बेल ऑफ ट्रुथ को भी बजाता है। इसे बजाने के बाद उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये फॉल्स है। ये देखकर रोखन स्माइल करता है और कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। रोखन कहता है उस कमीने ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि लेवल 3 के बाद क्या हुआ, इसीलिए मैंने इसका आधा अनुमान लगाया लेकिन मैं सही था, तो फिर मुझे कोई दूसरा छुपा हुआ रास्ता ढूंढना होगा। ये कहने के बाद रोखन वहाँ दीवार के पास जाकर चेक करने लगता है और कुछ देर बाद चेक करने के बाद रोखन कहता है तो फिर फाइनली ये मुझे मिल गया। ये कहने के बाद रोखन उस दीवार पर काफी तेज पंच मारता है पर वो दरवाजा पूरा नहीं खुलता, सिर्फ उसके नीचे थोड़ा सा जगह खुलता है। फिर इस छोटे से जगह में रोखन कीड़ों की तरह रेंग रेंग कर अंदर आ जाता है और कहता है ये मेरे लिए कितना एम्ब्रेसिंग है। यहाँ आने के बाद उसे नोटिफिकेशन आ चुका था कि तुमने हीरो टेस्ट को पास कर लिया। फिर वो अपने सामने उस हेडपीस को देखता है। रोखन उसके पास जाता है और वो उसे उठा लेता है। उसे नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने लॉयन किंग सीलेड हेडपीस को ऑब्टेन कर लिया है। फिर रोखन के सामने और भी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। उसमें लिखा था लॉयन किंग के आर्मर और उसके बाकी पार्ट्स को कलेक्ट करो, उसके बाद तुम्हें लॉयन किंग की पावर्स मिलेंगी और इसकी कंप्लीटेशन रिक्वायरमेंट ये है लॉयन किंग के सील्ड हेड पीस को ऑब्टेन करना जो कि कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका था और अब इसे चाहिए था लॉयन किंग का सील्ड ब्रास प्लेट, लॉयन किंग का सील्ड पैंट्स, लॉयन किंग का सील्ड पाउलड्रॉन और लॉयन किंग का सील्ड बूट्स। रिवॉर्ड में लॉयन किंग की सेट सील्ड हटा दी जाएंगी। रोखन उसे देखता और कहता है ये तो क्रेजी है। फिर हम लॉयन किंग के सील्ड हेड पीस का ओवरव्यू देखते हैं। ये ऐसा हेड पीस है जिसे लॉयन किंग गाओ कान ने अपने लाइफ में यूज किया था और उनकी पावर्स का एक हिस्सा इसके अंदर सील्ड हो गया था।
था। इसे ऑब्टेन करने के बाद डिफेंस पावर 530 हो जाएगी और ड्यूरेबिलिटी 3000 हो जाएगी। ड्यूरेबिलिटी 3000 और स्ट्रेंथ 50 हो जाएगी। स्टेमिना 30 हो जाएगी। इसके साथ इसमें एक स्पेशल इफेक्ट है जिसका नाम है लॉ एंड रोर। अगर तुम इसे यूज कर वॉर क्राई को यूज करते हो तो तुम्हारा इफेक्ट 50% तक बढ़ जाएगा। रोखन इसे देखता है और कहता है ये तो एक सेट आइटम है और इसमें जो सील्ड है वो है स्टेट पॉइंट्स और ये एक ऐसी आइटम है जिसका यूज करके मैं अपने 100 लेवल नहीं शायद 150 लेवल तक को बढ़ा सकता हूँ। सिर्फ ये आइटम अकेले ही मुझे एक वॉरियर क्लास के पर्सन के टोटल डिफेंस पावर के बराबर ये मुझे दे सकता है। ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। हालांकि डिसअपॉइंटिंग बात तो यह है कि मुझे अदर पार्ट्स के बारे में कोई भी हिंट नहीं है, लेकिन ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब इसे नोटिफिकेशन आता है कि हीरोज टेस्ट अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस डंजन और इस लायन किंग के ग्रेव को हमेशा के लिए अस्तित्व से मिटा दिया जाएगा। इसके साथ लायन किंग के आर्मर्स ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए अगर तुम इसके पास जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। रोखन कहता ओह मैं उसके पास जाऊंगा और मुझे पता चल जाएगा। ये तो सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है। रोखन को नोटिफिकेशन आता है कि आपको थोड़ी ही समय में यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर टाइमर चलना स्टार्ट हो जाता है 3, 2 एंड 1, जिसके बाद रोखन वहां से डायरेक्ट टाइम स्क्वायर में वापस आ जाता है। जिसके बाद वहां पर जो स्टैचू थी उसमें काफी ज्यादा क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर वहां के लोग काफी ज्यादा चौंक रहे थे। तभी अचानक से वो स्टैचू ब्लास्ट हो जाती है जिससे उस स्टैचू के टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हैं। रोखन कहता है बहुत खूब, चलो फिर अगला यानी मैसेंजर ऑफ लव को देखते हैं। इसके साथ ये एक चेन क्वेस्ट है और इसे तुम तभी पूरा कर सकते हो जब तुम अपने रेपुटेशन को काफी ज्यादा बढ़ा लोगे और ट्राई करो कि तुम अपने रेपुटेशन के साथ अपने फ्रेंडशिप को भी काफी ज्यादा बढ़ा लो। पर मेरे टाइटल इफेक्ट के कारण इस चीज को मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो फिर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सभी क्रीम ऑफ द क्रॉप क्वेस्ट को पूरा करते हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सीधे 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं रोखन को जो कि कहता है डैम इट, पिछले कुछ दिनों में प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में काम करने के बाद मुझे अब ये फील हो रहा है, चाहे रियलिटी में हो या इस गेम में, ये सचमुच टफ है। लव ऑफ मैसेंजर ने मुझे लव लेटर डिलीवर करने के लिए कहा और मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता, इसीलिए मुझे ये देखना पड़ रहा है और मुझे ये लगभग देखकर उल्टी आ गई थी और मैंने इसमें टाइम इन्वेस्ट कर काफी सारे वेरियस कॉस्ट को भी पूरा किया। इसके साथ मैंने डिसेंट अमाउंट में टाइटल्स को भी अर्न कर लिया है, अपने स्टेट पॉइंट्स को भी बढ़ा लिया है और अपने एक लेवल को भी अप कर लिया है। और हाँ, मुझे इसके साथ एक यूजफुल आइटम भी मिली है जिसका नाम है टीयर एमरल्ड नेकलेस, जो कि एक मैजिक ग्रेड का आइटम है। ये नेकलेस एमरल्ड से बना हुआ है जो कि एक महिला के टीयर्स के जैसा दिखता है। ये लव और मिसिंग के फीलिंग्स को भी कंटेंट करता है। इसके साथ इसमें शुभकामनाएं भी शामिल है। स्टेमिना और हीलिंग स्पीड इससे 50% से इंक्रीज हो जाएगा। सभी हीलिंग इफेक्ट में 20% की इंक्रीजनेस, साथ ही साथ हेमोस्टैटिक इफेक्ट भी अप्लाई होता है। मुझे अपने विटेलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए था क्योंकि बेर्सकर के काफी ज्यादा दुष्परिणाम भी हैं, तो शायद अभी के लिए काफी सही है। रोखन ये सब सोच ही रहा था तभी वो सुनता है उसके बगल में 2-3 बंदे बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं क्या तुमने सुना, पहले ही कोई बंदा है जो कि 70 लेवल तक पहुंच चुका है। दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना है कि कोई ऐसा भी है जो कि 80 लेवल तक पहुंच चुका है। पहला बंदा कहता है मैं काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ, आखिर पता नहीं कब मैं 50 लेवल तक पहुंचूंगा और आजकल उन पी के बास्टर्ड्स के कारण अपना लेवल भी अप करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। रोखन उनकी बातें सुनता और अपने मन में कहता है ऐसा लगता है लोगों ने अपना लेवल काफी ज्यादा अप कर लिया है। मुझे इस ऑर्डर में फर्स्ट होने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उन क्वेस्ट को पूरा करने और टाइटल को अर्न करने के बाद मुझे काफी तेजी से अपने लेवल को भी अप करना है और मुझे इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ानी होगी। तभी रोखन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जिसमें उसे पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है। उसमें लिखा था ये नोटिफिकेशन है आज के अपडेटेड फीचर्स के बारे में। पहला, गिल्ड सिस्टम में अपडेट हुआ है, इस टाइम पर तुम गिल्ड स्टोन को परचेस कर गिल्ड क्रिएट कर सकते हो। नंबर 2, हाउसिंग सिस्टम में भी अपडेट हुआ है। नंबर 3, अब और अधिक आइटम्स जोड़े गए हैं और ये रहे नीचे उन एडेड आइटम्स के लिस्ट जिसमें है कॉन्ट्रैक्ट, सिल्क, बैंडेज और डाई और इसके साथ काफी कुछ। रोखन ये देखता है और कहता ओह नाइस टाइमिंग, क्योंकि गिल्ड सिस्टम में अपडेट हुआ है और इस टाइम पर तुम गिल्ड स्टोन खरीद कर गिल्ड को भी क्रिएट कर सकते हो। तो फाइनली इस गिल्ड सिस्टम को रिलीज कर दिया गया। आप 50 गोल्ड के साथ एक गिल्ड स्टोन को खरीद सकते हैं। रोखन ये देखता है और कहता है एक गिल्ड स्टोन के लिए 50 गोल्ड्स रियल लाइफ में एक गोल्ड 2 लाख वॉन के बराबर हैं। एमपी गिल्ड को इस समय इसे गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन मैं इसमें और ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि जो नंबर 2 है हाउसिंग सिस्टम, इस अपडेट के बाद मैं सिटी में हाउस बनाने के लिए लैंड या सीधा हाउस भी खरीद सकता हूँ। बाकी के लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ कन्विंसिंग थिंग है, लेकिन सच बात तो ये है कि इसके यूज करने के तरीके अलग अलग हैं। इससे पहले कोई वहाँ पर पहुंचे मुझे एनफोर्समेंट ऑफिसर से मिलना होगा। फिर यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रोखन जल्दी से वहाँ पर पहुंच चुका था।
वहाँ पहुंचने के बाद वो चारों तरफ अपने काफी फास्टली देखने लगता है कि कोई और तो यहाँ पर नहीं आ गया। पीछे से वो मैनेजर कहता है, वेलकम सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर रोहन फटाक से अपने पास से गोल्ड को निकालता है और उसके काउंटर पर रख देता है और कहता है, यहाँ रहे 65 गोल्ड्स। रोहन कहता है, इस एरिया में जितने भी 2 फ्लोर और 3 कमरे वाले रूम हैं उन सारे हाउसेस को मैं रेंट पर लेना चाहता हूँ। क्योंकि रोहन अपने मन में कहता है, इस हाउसिंग सिस्टम को क्रिएट होने के बाद यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइस आसमान छूने वाले हैं। लिमिटेड सप्लाई और काफी ज्यादा डिमांड इस प्राइस को इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर जो सबसे ट्रू इन्वेस्टमेंट है वो है रियल एस्टेट। इसकी ये बात सुनकर वो मैनेजर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आपको सचमुच सारे चाहिए। रोहन कहता है, हाँ, काफी लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे ईयर का किराया हर महीने देना होगा, लेकिन जब मैं ये सब एक्योर करने वाला पहला व्यक्ति हूँ तो मैं इतने सारे पैसे कमा लूंगा कि ये रेंट भी मेरे लिए मजाक लगेगा। वो मैनेजर कहता है, तो फिर ठीक है, 10 3 कमरे वाले हाउस और 5 2 मंजिले वाले हाउस हैं। रोहन कहता है, हाँ बेशक। मैनेजर कहता है, तो फिर ठीक है, पर आपको फर्स्ट मंथ का रेंट आपको पहले ही पे करना होगा। 3 रूम्स वाला हाउस 3 गोल्ड का है और 2 मंजिले वाला हाउस 5 गोल्ड का है। तो इस तरह कुल मिलाकर 65 गोल्ड्स हुए और कमीशन है 32 सिल्वर्स और 50 कॉपर्स। फिर रोहन अपने पास से 65 गोल्ड, 32 सिल्वर्स और 63 कॉपर्स उसे दे देता है। ये करने के बाद वो वहाँ पर साइन वगैरह करता है, जिससे उसके सामने नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि तुमने रियल एस्टेट बिग स्पेंडर, तुमने एक साथ 10 से भी ज्यादा मिड साइज और लार्ज साइज हाउसेस को रेंट किया है, इसीलिए आपको रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति कहना गलत नहीं होगा। अब आज से आपको इस इंडस्ट्री में हर कोई अटेंशन पे करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इसके इफेक्ट में इस रियल एस्टेट पर साइन करते समय आपको 0.05% का कमीशन मिलेगा, यानी आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ये एग्रीमेंट फाइनल करने के बाद हम देखते हैं रोहन वहाँ से आगे की तरफ जा रहा था। इसके साथ वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है, अब मैं अमीर हो गया तो अब मुझे इसके प्राइसेस को बढ़ाकर डबल कर देना चाहिए, नहीं शायद 3 गुना, क्योंकि इसके साथ इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। गिल्ड मेंबर्स को गिल्ड की जरूरत होगी। एक गिल्ड हाउस अपने स्टोन को सेफ रखता है, इसके साथ वो हाउस उस गिल्ड के पावर को भी डिस्प्ले करता है। तो अब मैंने यहाँ पर सारे एग्रीमेंट्स पे साइन वगैरह करके इस काम को निपटा दिया है, तो फिर चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेस्ट को करते हैं और फिर शिकार पर लग जाते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं रोहन वहाँ से सीधे एक फॉरेस्ट में आ चुका था। रोहन कहता है, मेरे पास्ट लाइफ में लिजार्ड मैन का निवास स्थान, खैर फॉरेस्ट लिजार्ड मैन एक ग्रेट वॉरियर है, तो वो कहीं से भी अपेयर हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। फॉरेस्ट में कुछ देर चलने के बाद रोहन को वहाँ पर कुछ सेंस होता है, जिसके बाद रोहन वहाँ पर काफी तेज वॉर क्राई करता है। वॉर क्राई करने के बाद 2 लिजार्ड जो कि उसके पास की झाड़ी में छिपे हुए थे वो लोग अपेयर हो जाते हैं और सीधा अपने वेपन से रोहन के साइड अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं उस लिजार्ड मैन का वेपन रोहन की बिल्कुल आंख से टच करने ही वाला था, पर उसका वेपन रोहन की आंखों को टच कर पाता इससे पहले रोहन अपने स्ट्राइक स्किल को यूज करके उसके वेपन को टालने के साथ उस पर काफी तेज अटैक कर देता है। ये देखकर वहाँ पर जो दूसरा लिजार्ड मैन था वो काफी तेजी से जंप कर रोहन के साइड अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर रोहन कहता है, तुम काफी ज्यादा स्लो हो। ये कहकर रोहन उसे एक शोल्डर चार्ज करता है, यानी अपने शोल्डर से उस पर अटैक करता है। फिर हम देखते वो लिजार्ड मैन अपने कंधे को पकड़कर वहाँ पर बैठ जाता है, जिसके बाद रोहन अपने वेपन को हवा में उसकी तरफ उठा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरता हुआ नहीं देख सकता। ये कहने के बाद सीधा वो उसके कंधे के पास अटैक कर देता है, जिसके बाद रोहन अपने मन में सोचता है कि अगर इसके मरने से पहले मैं इसके पूंछ को काट दूं तो 100% मैं इसके टेल को अर्न कर सकता हूँ। अगर इसके बाद मैं इसे मारता हूँ तो मुझे अदर्स ड्रॉपेड आइटम्स भी मिलेंगे।